हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि पब्लिक टैक्सेस किसको पे कर रही है। पब्लिक टैक्सेस पे करती है या तो लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत हो गया या नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ये तो लोकल गवर्नमेंट हो गई। या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रही है या सेंटर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रही है। अब ज्यादातर टैक्सेस का हिस्सा जैसे इनकम टैक्स की बात करें या जीएसटी बात करें तो सेंटर के पास जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, अलग अलग तरीके के टैक्सेस सेंटर गवर्नमेंट लगा रही है। अब क्या सेंटर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया या राजस्थान हो गया, इन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी टैक्सेस में से कुछ हिस्सा दे? क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी तो सड़कें वगैरह बना रही है, एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या हेल्थ सेक्टर में अलग अलग एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक से जो भी टैक्सेस वसूल रही है तो उसमें से कुछ हिस्सा उत्तराखंड को भी दे, यूपी को भी दे, हिमाचल को भी दे, मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स को दे, ठीक है। वहां पर फिर चीफ मिनिस्टर अपने डिस्क्रिशन में वो सारा खर्चा करेंगे। अब किसको कितना खर्चा देना चाहिए, देखिए लॉजिकली अब ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तराखंड को और यूपी को इक्वल दे। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तराखंड को 1000 करोड़ दे तो यूपी को भी 1000 करोड़, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1 करोड़ और यूपी की पॉपुलेशन है 20 करोड़, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से चले, अब थोड़ा बढ़ गई होगी पॉपुलेशन, ठीक है, यूपी की 23 करोड़ के अराउंड हो गई होगी। तो अब लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि सारे स्टेट्स को इक्वल देना पॉसिबल नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कोई स्टेट कितना बड़ा है, वहां की पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर गरीबी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फॉरेस्ट कवर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होगा या उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग जो हैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेशन में। मतलब यूपी के लोग अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा लोग इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे, उत्तराखंड से कम लोग इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे। तो यूपी से क्योंकि ज्यादा लोग इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे तो उसी के हिसाब से यूपी की सरकार को पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड को उसी के हिसाब से देगी। कम लोग पे कर रहे हैं तो कम हिस्सा बनेगा उत्तराखंड का, तो ओवरऑल उत्तराखंड को कम मिलेगा, यूपी को ज्यादा मिलेगा। तो ये एक लॉजिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है कि भाई ये पैसा कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा ये डिसाइड कौन करेगा। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, अभी केवल फाइनेंस कमीशन थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आएंगे 15th फाइनेंस कमीशन में। फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 280 है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनेगा और ये फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा। सेंटर गवर्नमेंट ने अभी जैसे हमने डिस्कस करा इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस का कलेक्शन सेंटर ने कर लिया और कैसे स्टेट के बीच में कितना बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, वो फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम है कि सेंटर स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि अगर सही तरीके से पैसे का बंटवारा नहीं होगा सेंटर स्टेट के बीच में झगड़ा होता रहेगा लगातार। जब भी अलग अलग वहां पर गवर्नमेंट होंगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होंगी, कि सेंटर में बीजेपी, स्टेट में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस, तो वो सब झगड़ा चलता रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन में यही सब होता है। और जैसा मैंने अभी डिस्कस करा था कि हमारा जो है इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स जो भी सेंटर के पास आता है वो जाता कहां है? वो जाता है एक सेंट्रल डिविजिबल पूल में। सेंट्रल डिविजिबल पूल, एक सेंट्रल डिविजिबल पूल होता है। मतलब इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, सेंट्रल डिविजिबल पूल में इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जिसमें भी लग रही है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने, लेकिन कुछ चीजों पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया,
ठीक है, लीकर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है लीकर के ऊपर, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल डिविजिबल पूल में जाते हैं। बस सेस और सरचार्ज नहीं जाता, सेस और सरचार्ज सेंट्रल डिविजिबल पूल में नहीं जाता, ये सेंट्रल डिविजिबल पूल में नहीं जाता। सेस या सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है, टैक्सेस के ऊपर जो टैक्स लगता है एक्स्ट्रा वो सेस होता है, ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। अब देखिए सेंट्रल डिविजिबल पूल में जो भी पैसा जाएगा सेंटर के पास चला गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के साथ इसे बांटे, यूपी को, उत्तराखंड को, ठीक है, राजस्थान को, तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को, ये पूरा बांटना होता है सेंट्रल डिविजिबल पूल में जो भी पैसा जाता है, ठीक है। अब ये कितना बांटना होता है, मतलब अगर 100 रुपए आए हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से तो उसमें से कितना पैसा स्टेट को वापस मिलने वाला है, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। जैसे 13 फाइनेंस कमीशन ने कहा था, 13 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 13 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी कि 32%, मतलब अगर 100 रुपए कलेक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट से सेंट्रल डिविजिबल पूल में, यूपी सेंट्रल डिविजिबल पूल में 100 रुपए जमा कर रहा है, यूपी मतलब यूपी के लोग टैक्स की फॉर्म में जमा कर रहे हैं, तो उसमें से 32 रुपीज यूपी को वापस मिलेगा। अब यूपी से जितना सेंट्रल डिविजिबल पूल में जाता होगा तो ज्यादा जाता होगा, उत्तराखंड से कम जाता होगा, हिमाचल से कम जाता होगा, राजस्थान से कम जाता होगा, यूपी से ज्यादा, तो यूपी को उसका 32% वापस मिल जाएगा, सेंटर के पास जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल डिविजिबल पूल में। अब 14 फाइनेंस कमीशन में अगर हम आए, 14 फाइनेंस कमीशन में अगर हम आते हैं, देखो 14th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, 14 फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था, वो थे वाई.वी. रेड्डी, वाई.वी. रेड्डी, या आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। तो इनकी जो रिकमेंडेशंस थी, शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल डिविजिबल पूल, सेंट्रल डिविजिबल पूल, कितना इन्होंने बोला 14 फाइनेंस कमीशन ने, 42%, 42% बोला, मतलब जो भी पैसा सेंट्रल डिविजिबल पूल में किसी भी स्टेट से जाता है उसका 42% उस स्टेट को वापस मिल जाएगा। जबकि फाइनेंस कमीशन में अर्लियर इट वाज 13 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अर्लियर इट वाज 32%, ये पहले 32% था, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा हिस्सा मिलने लगा 14 फाइनेंस कमीशन में। लेकिन कब, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 2015 टू 2020। अब देखिए ये समझना है, इन 5 साल के पीरियड में इतना स्टेट्स को मिलना था, और ये फाइनेंस कमीशन कब बैठाया गया था, 2013 के अराउंड 14 फाइनेंस कमीशन वाई.वी. रेड्डी चुने गए, और इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी 2015 से पहले। 2015 से पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करी, और सेंट्रल डिविजिबल पूल में स्टेट का शेयर 42% हो गया 32% से। तो एक तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा 15 फाइनेंस कमीशन। ये सारी चीजें मैं आपको 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझाने के लिए ये सारा बैकग्राउंड तैयार किया था, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। 15 फाइनेंस कमीशन, अब 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, ठीक है। अब देखिए 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन वैसे तो लागू होनी थी 2020 से 2025, ये ऑलरेडी 2020 क्रॉस कर गया है, समझ लो 1 अप्रैल 2020 क्रॉस कर गया है, तो अब 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लागू होंगी, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन.के. सिंह, इनकी रिकमेंडेशंस इस बीच लागू होनी थी, लेकिन इन्हें बोला गया कि इन्हें 2 रिपोर्ट सबमिट करनी है। इन्होंने केवल अभी रिपोर्ट सबमिट करी है फॉर 2 रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक तो इनकी रिकमेंडेशन आनी है पहली, एक तो आई थी जो पार्लियामेंट में टेबल कर दी गई है 2020 से 2021 के लिए, और दूसरी रिकमेंडेशन आएगी 2021 से 2026। नॉर्मली 5 साल के लिए रिकमेंडेशंस होती हैं, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 1 साल के लिए अलग, और इन 5 साल के लिए, ठीक है, रिपोर्ट रिकमेंडेशंस आनी है टू बी टेबल्ड, रिपोर्ट टू बी टेबल्ड, रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, लिख लेते हैं सबमिटेड बिफोर
अभी जो डेट है 30 अक्टूबर 2020, 30 अक्टूबर 2020 से पहले 2021 से 26 के लिए जो रिकमेंडेशंस होंगी फाइनेंस कमीशन की एनके सिंह को वो सबमिट करना है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन सबमिट कर दी गई है। और इसके लिए फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है 42% का जो शेयर था वो 41% कर दिया गया है, 1% डिक्रीज हो गया है, ठीक है। 41% ये क्या है, शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल डिविजिबल पूल। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 42% से 41% कर दिया गया है। 1% केवल 1 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए रिकमेंडेशन 2021 से 2026 के लिए आनी है एनके सिंह की। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 5-5 साल के लिए आती है, लेकिन अभी जो एनके सिंह की रिकमेंडेशन है केवल 1 साल के लिए 41% हो गया है। अब उनकी रिकमेंडेशन अगले 5 साल के लिए आनी बाकी है, ठीक है। और ये 1% रिड्यूस क्यों करा वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि 42% स्टेट को देना होता है। और अभी क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर क्योंकि स्टेट हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, तो वो स्टेट तो रहे नहीं, तो स्टेट नहीं रहे तो सेंटर ही उसमें पैसा खर्च करेगा। तो इसलिए वो जो 1% पैसा है वो बेसिकली यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें पैसा सेंटर ही खर्च करेगा, तो इसलिए 1% रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा 15 फाइनेंस कमीशन। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, ये 42% ये कई बार डिफरेंट एग्जाम में है, तो अब इसके आने के एग्जाम में चांसेस हैं। एक तो 41% हो गया स्टेट का शेयर सेंट्रल डिविजिबल पूल में से, मतलब स्टेट का शेयर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस का कलेक्शन करेगी 41% वापस स्टेट गवर्नमेंट को देने वाली है, वापस स्टेट गवर्नमेंट को देना कंपलसरी है, जो कि रिकमेंडेशन कर ली गई है। पहले 42% था, 41%। अब अगली जो भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होंगी वो सेंटर उनमें से कुछ मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। जरूरी नहीं कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सारी मानी जाए, ये ऑब्लिगेटरी नेचर नहीं होता, वो सेंटर के ऊपर होता है, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।